गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर एस में आपका स्वागत है। आज हम हमारी क्लास शुरू करने वाले हैं पॉलिटी से। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वह रहेगा भारत का महान्यायवादी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का महान्यायवादी मतलब कि सरकार का वकील। सरकार का वकील क्या होता है? भारत का महान्यायवादी। कई बार क्या होता है कि सरकार को कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए वकील की आवश्यकता पड़ती है। तो जो भारत सरकार का वकील होता है वह होता है भारत का महान्यायवादी, जो कि भारत के संविधान के आर्टिकल 76 में दिया गया है। महान्यायवादी जो होता है यह सर्वप्रथम भारत का जो विधि अधिकारी है वो कहा जाता है, सरकार का विधि अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का, मतलब ना तो ये पार्लियामेंट के राज्यसभा का सदस्य होता है, ना ही लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन फिर भी इसकी बैठकों में इसको भाग लेने का अधिकार दिया गया है। ये इसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता। मतलब कभी कोई बात को लेकर, किसी विधेयक को लेकर यदि कोई चर्चा चल रही है तो उसमें जो अटॉर्नी जनरल है वो वोट नहीं कर सकता है। बाकी इसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता है। तो ये अधिकार है वो भारत के महान्यायवादी को दिए गए हैं। भारत के महान्यायवादी की जो चर्चा है वो आर्टिकल 76 से लेकर 78 में दी गई है। 76 और 78 में दी गई, 76 और 78 में इसकी चर्चा दी गई है। ये संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। जो आर्टिकल 88 है वो कहता है कि ये संसद का सदस्य नहीं है, लेकिन यह संसद की कार्यवाही में बोल सकता है, उसकी समितियों में बोल सकता है, लेकिन उससे वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और वर्तमान के जो हमारे महान्यायवादी हैं वो है आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन जो है ये हमारे भारत के 16वें महान्यायवादी हैं। इनकी जो नियुक्ति है ये 2 अक्टूबर 2022 को द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई है। इनकी खास बात यह है कि ये सरकार के अलावा कोई प्राइवेट व्यक्ति होता है, जैसे कि हमारे जैसे व्यक्ति हैं, उनका भी केस लड़ सकता है। और इसी कारण इनको वेतन नहीं दिया गया है, मतलब सरकार ने इनके वेतन की कोई व्यवस्था नहीं की है, वेतन नहीं दिए गए, लेकिन इनको भत्ते जैसे कि जो संसद के अन्य सदस्य होते हैं उन्हीं की तरह इनको बंगला मिलता है, गाड़ी वगैरह मिलती है, सुख सुविधाएं वो सभी मिलती है, लेकिन इनको सैलरी नहीं दी जाती है, क्योंकि ये सरकार के अलावा कोई निजी व्यक्ति है उसका भी केस लड़ सकता है। और ये भारत सरकार का जो भारत की टेरिटरी है उसमें किसी भी कोर्ट में इसका प्रतिनिधित्व कर सकता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि हम सरकार के खिलाफ ही यदि हम इनको कहें कि केस लड़े, तो ये सरकार के खिलाफ जाकर कभी भी केस नहीं लड़ सकते हैं। मतलब ये सरकार के अगेंस्ट कोई भी केस नहीं लड़ेंगे, ना ही उसका पक्ष लेंगे। तो ये सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे माने जाते। तो भाई किसी तरह सरकार का क्यों विरोध करेंगे? ये सरकार के द्वारा ही मनोनीत किए गए। यदि ये सरकार का विरोध करेंगे तो राष्ट्रपति के द्वारा ही ये लगाए जाते हैं, तो राष्ट्रपति ही इनको हटा सकते हैं। और राष्ट्रपति जो है ये प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही इनकी नियुक्ति करते हैं। तो इनका कोई पूर्णकालिक कार्यकाल नहीं होता है। इनकी योग्यता की अगर बात करें तो योग्यता इनकी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए। इनकी जो योग्यता है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए। साथ ही हाई कोर्ट में 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इनके पास। इस कारण इनके संविधान में हटाने की कोई भी प्रक्रिया नहीं दी गई है। सरकार जो है इनको राष्ट्रपति द्वारा हटवा सकती है। यदि प्रधानमंत्री कह दे कि ये जो आर वेंकट रमन जी हैं ये सही काम नहीं कर रहे, हमारे विपक्ष में जाकर ये केस लड़ रहे हैं, किसी तरह की कोई मनमानी कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री सिफारिश करके द्रौपदी मुर्मू जी से कह के इनको हटवा सकती है। उनके पास ये पावर है। तो इनका कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं है। अब बात करते हैं कि ये जो सोलिसिटर जनरल होते हैं ये कौन होते हैं? सोलिसिटर जनरल जो होते हैं ये भारत के महान्यायवादी की सहायता करने के लिए सोलिसिटर का गठन किया गया है। जो सोलिसिटर जनरल होते हैं ये इनकी संख्या 1 होती है, और सोलिसिटर जनरल के नीचे होते हैं 4 एडिशनल सोलिसिटर जनरल। मतलब इसी तरह समझ सकते हैं हम कि सबसे ऊपर होता है हमारा महान्यायवादी, इस तरह से इसको समझ सकते हैं। इनकी संख्या होती है 1। इनके जो छोटे मोटे कार्य होते हैं, मतलब मान लीजिए कि कोई छोटा केस है, कोई हाई कोर्ट में जाना है, सरकार की ओर से कोई पक्ष रखना है, तो उसकी जब महान्यायवादी नहीं जाएंगे, वो अपने सेक्रेटरी सोलिसिटर जनरल को भेज देंगे। तो सोलिसिटर जनरल की संख्या होती है 1। सोलिसिटर जनरल भी 1 ही होता है, लेकिन सोलिसिटर जनरल के नीचे 4 एडिशनल सोलिसिटर जनरल होते हैं। वो जब सोलिसिटर जनरल नहीं होता तो इन चारों में से कोई भी एक जाकर सरकार का प्रतिनिधित्व कर सकता है। मतलब ये अपने कार्य इनको दे सकता है और ये अपने कार्य इनको दे सकता है। तो इस तरह से भारत की जो
विधि व्यवस्था बनाई गई है सरकार का पक्ष रखने के लिए, वो इस तरह से बनाई गई है। अब बात करते हैं कि राज्यों में भी क्या इस तरह की कोई व्यवस्था की गई है। जी हाँ, बिल्कुल, राज्यों में भी सरकार के लिए, राज्य की जो सरकार होती है उनका पक्ष रखने के लिए राज्यपाल नियुक्त करते हैं राज्य का महाधिवक्ता। ये आर्टिकल 165 में दिया गया है। जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति करते हैं नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर, इसी तरह राज्य में जो राज्यपाल होते हैं वो मंत्रिमंडल यानी कि सीएम की सलाह पर इसकी नियुक्ति करते हैं। ये राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ये राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी, जैसा कि हमने देखा कि जो अटर्नी जनरल होते हैं वो केंद्र के होते हैं, केंद्र सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं, और ये राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ये समानता है दोनों में, हमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दोनों को एक साथ लेके पढ़ना है। जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए, उसमें देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर उसकी योग्यता होनी चाहिए, तो ये बात आ रही है राज्य की, तो इसमें राज्य में होती है हाई कोर्ट, तो इसकी योग्यता होनी चाहिए हाई कोर्ट के जज के बराबर, और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहती हैं। जिस तरह से जो अटर्नी जनरल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, उसी तरह से ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहती हैं। और महाधिवक्ता का कार्य क्या है? जिस तरह से सेंटर में हमने देखा कि सरकार का केस लड़ सकता है, सरकार के बारे में कोई भी बात होती है, सरकार का पक्ष रखना है तो उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो इसी तरह से राज्य में, राज्यों के बारे में जो भी प्रतिनिधित्व रखेंगे कोर्ट में, वो उसके लिए ये जाएंगे कोर्ट में। राज्यपाल द्वारा सौंपे गए जो भी कार्य होते हैं, जैसे कि राज्यपाल मतलब कि जो भी सीएम सौंपता है इनको कार्य इनडायरेक्टली, वो कार्य इनको करने होते हैं, और अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त उसे विधानमंडल के दोनों सदनों, उससे संबंधित जो भी समितियां हैं उसकी सभा में जहां भी हो वह उसमें जा सकता है, लेकिन उसमें बिना मताधिकार बोलने और भाग लेने का अधिकार है। मतलब इसमें भी केंद्र की तरह बोलने का अधिकार है लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं है। तो ये आज हमने देखा कि भारत के जो महाधिवक्ता है, राज्य के जो महाधिवक्ता, राज्यों में कहा जाएगा महाधिवक्ता और केंद्र सरकार के लिए कहा जाएगा महान्यायवादी। तो ये दोनों हमने आज के वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कोई और पॉलिटी का टॉपिक। धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।